मिडिल क्लास ट्रैप को चुनौती। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करने वाले हैं जो हम में से बहुत से लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा है। मिडिल क्लास की वो कभी न खत्म होने वाली आर्थिक चिंता। रात के अंधेरे में जब नींद नहीं आती और ईएमआई की टेंशन सताती है तो अक्सर लोग इसे अपनी पर्सनल फेलियर मान लेते हैं। पर क्या वाकई ऐसा है? आज हम इसी बात को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे एक सिस्टम की खामियों को लोग अनजाने में अपनी खुद की कमी मानकर अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्या ये त्रिशंकु स्थिति स्थायी है या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? मतलब बीच में लटके रहना, ना बहुत ऊपर ना बहुत नीचे, बस एक लिम्बो में। देर रात अक्सर ये ख्याल आता है ना कि क्या पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई चुकाने और बजट बैलेंस करने में ही निकल जाएगी? क्या इस मिडिल क्लास ट्रैप से बचने का कोई असली रास्ता है भी, या ये कोई लाइफ टाइम सजा है? सच मानिए, ये सवाल हम सभी को कभी ना कभी जरूर सताता है। भाग 1, रिस्क और मिडिल क्लास ट्रैप। जो लोग इस ट्रैप में फंसे रह जाते हैं और जो इससे बाहर निकल पाते हैं, उनके बीच का सबसे बड़ा फर्क असल में रिस्क लेने के तरीके में छिपा है। धीरूभाई अंबानी की शुरुआत। इसे समझने के लिए इनकी शुरुआती कहानी बहुत कुछ बयां करती है। 1950 का दशक, अदन, यमन में एक गैस स्टेशन अटेंडेंट की जॉब। छोटी नौकरी, छोटी सैलरी, ये बिल्कुल वही मिडिल क्लास सर्वाइवल एंग्जाइटी थी, बस किसी तरह एक महीना और कट जाए वाली सोच। फिर 1958 में मात्र 500 रुपए लेकर वो बॉम्बे वापस आए और तुरंत बाद एक बहुत ही छोटा लोकल यार्न ट्रेडिंग का बिजनेस शुरू किया। शुरुआती सालों में उनके पास भी वही ईएमआई वाली दुनिया और एक चीज गलत हुई तो सब खत्म वाला डर था। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जो आम धारणा के बिल्कुल उलट था। एक तरफ हैं मजबूरन लिए गए रिस्क्स, यानी वो जो संकट के समय लिए जाते हैं जब जिंदगी कोई और ऑप्शन नहीं छोड़ती, और दूसरी तरफ हैं स्वेच्छा से लिए गए रिस्क जो पूरी क्लैरिटी के साथ तब लिए जाते हैं जब परिस्थितियां एकदम नॉर्मल होती हैं। देखिए, मिडिल क्लास ट्रैप की सबसे बड़ी वजह पैसों की कमी नहीं है, बल्कि मनोवैज्ञानिक रूप से रिस्क ना ले पाना है। जब सब कुछ ठीक चल रहा होता है तब हम रिस्क नहीं लेते। हम रिस्क तब लेते हैं जब कोई क्राइसिस आता है, मजबूरी में, जिसे हम फोर्स्ड रिस्क कहते हैं। और ये अक्सर सबसे खराब टाइमिंग पर लिया जाता है, जबकि असल में सफलता का रास्ता वॉलंटरी रिस्क से होकर गुजरता है। जो सपने देखते हैं वे उसे पूरा करते हैं, और जो नहीं देखते वे दूसरों के सपने पूरे करते हैं। सुनने में ये बस एक मोटिवेशनल लाइन लग सकती है, लेकिन गहराई में जाएं तो ये एक बहुत तगड़ी ऑब्जर्वेशन है। होता क्या है कि मिडिल क्लास धीरे धीरे सपने देखना ही बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि सपने देखने का मतलब है निराशा का रिस्क लेना। एक ऐसे जीवन में जहां बजट पहले से ही इतना टाइट है, वहां निराशा एक ऐसा भारी वजन है जिसे अफोर्ड ही नहीं किया जा सकता। बस इसी वजह से सपने देखना एक लग्जरी बन जाता है। तो समाधान क्या है? ज्यादा रिस्क लें, ज्यादा हासिल करें? क्या बस अपनी नौकरी छोड़ दें और बिना सोचे समझे मैदान में कूद पड़ें? या फिर इंटरनेट पर मिलने वाली वो आम सी सलाह मान लें कि बस ज्यादा मेहनत करो? सच तो ये है कि ये जवाब बहुत ही ऊपरी और नाकाफी हैं। इस गहरी समस्या से निपटने के लिए हमें एक बहुत ही गहरे दार्शनिक समाधान की जरूरत है। भाग 2, काइजेन फिलॉसफी। और यही एंट्री होती है एक बहुत ही ऐतिहासिक फ्रेमवर्क की। स्ट्रक्चरल निराशा से लड़ने के लिए ब्लू कॉलर वर्कर्स द्वारा बनाया गया एक बेहद शक्तिशाली टूल, काइजेन। ये एक जापानी दर्शन है जिसका अर्थ है लगातार छोटा सुधार, जिसमें काई का मतलब है परिवर्तन और जेन का मतलब है अच्छा। 1945 में जब जापान की अर्थव्यवस्था पूरी तरह तबाह हो चुकी थी, तब वहां के वर्कर्स ने इसे अपनाया था। ये उस एक्सट्रीम माइंडसेट का एक बहुत बढ़िया ऑल्टरनेटिव है जो कहता है कि या तो सब कुछ रातों रात बदल दो या फिर किस्मत के भरोसे बैठ जाओ। इसके बजाय ये फिलॉसफी हर दिन किए जाने वाले बहुत छोटे लेकिन धीरे धीरे जुड़ते जाने वाले सुधारों पर फोकस करती है। 37 का ये नंबर दरअसल उस फिलॉसफी का मैथमेटिकल प्रूफ है। मैनेजमेंट कंसल्टेंट डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग का ये सिद्धांत बताता है कि अगर कोई इंसान हर दिन सिर्फ 1% बेहतर होता है तो वो 1 साल के आखिर तक 37 गुना बेहतर हो जाता है। है ना कमाल की बात? कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना, कोई रातों रात चमत्कार की उम्मीद नहीं करनी, बस 1% का लगातार सुधार। समस्या सिस्टम में है, काम करने वाले में नहीं। डब्ल्यू एडवर्ड्स डेमिंग की कही ये बात शायद सबसे ज्यादा राहत देने वाली है। जरा सोचिए, ये एहसास अकेले ही उस सारे गिल्ट को जड़ से खत्म कर सकता है जो लोग सालों से अपने अंदर पाले बैठे हैं।
ये सोचना कि शायद मैं ही स्मार्ट नहीं हूं या शायद मेरे ही फैसले गलत थे, पूरी तरह सच नहीं है। असल में दोष अक्सर उस सिस्टम का होता है जिसमें हम काम कर रहे होते हैं। भाग 3, सिस्टम टूटा हुआ है। पर्सनल फिलॉसफी से हटकर अब जरा उन मैक्रो इकोनॉमिक सच्चाइयों की तरफ देखते हैं जो एक आम इंसान के खिलाफ काम कर रही हैं। टूटे हुए सिस्टम के परिणाम। कोई सामाजिक सुरक्षा जाल नहीं, लगातार बढ़ती शिक्षा की लागत, दिवालिया करने वाले स्वास्थ्य खर्च और शून्य नौकरी की सुरक्षा। ये सब सुनकर डर लगता है ना? कोई सोशल सेफ्टी नेट नहीं, पढ़ाई इतनी महंगी के कर्ज लेना पड़े, एक बीमारी और पूरी जिंदगी की सेविंग खत्म, और नौकरी की तो कोई गारंटी ही नहीं। ये सब हमारी और आपकी पर्सनल फेलियर बिल्कुल नहीं है, ये गहरे आर्थिक तनाव का कारण है, और ये सब एक रिग्ड या कह लीजिए पक्षपाती माहौल का डिजाइन किया हुआ आउटपुट है। इस सिस्टम को इसी तरह काम करने के लिए ही बनाया गया है। एक तरफ है व्यक्तिगत विफलता का एहसास कि मुझे बेहतर निर्णय लेने चाहिए थे, और दूसरी तरफ है टूटा हुआ सिस्टम कि संरचना को आगे बढ़ने से रोकने के लिए ही डिजाइन किया गया है। जब लोग खुद को कोसते हैं ना कि काश उन्होंने बेहतर फैसले लिए होते, तो वो इस बुनियादी सच्चाई को इग्नोर कर देते हैं कि ये पूरा स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया गया है जो आगे बढ़ने के मौकों को सीमित कर देता है। खुद को दोष देने के इस भारी बोझ को अब उतार फेंकने का वक्त आ गया है। मिडिल क्लास से सिस्टम की मांगे। पहला, स्थिर रहें। दूसरा, उपभोग करते रहें। तीसरा, शिकायत न करें। और चौथा, आभारी रहें। अब देखिए कि समाज के ये शांत नियंत्रण तंत्र कैसे काम करते हैं। सिस्टम को मिडिल क्लास से सिर्फ यही 4 चीजें चाहिए। बस एक जगह टिके रहिए, चीजें खरीदते रहिए ताकि इकोनॉमी चलती रहे, कोई शिकायत मत कीजिए, और सबसे अहम, हमेशा आभारी रहिए। मिडिल क्लास को ये पैसिव रोल सिर्फ इसलिए थमा दिया गया है ताकि बड़ी अर्थव्यवस्था बिना किसी रुकावट के मजे से चलती रहे। गरीब न होने के लिए आभारी होना कृतज्ञता नहीं है, ये नियंत्रण है। ये जो आखिरी पॉइंट था ना, आभार जताना, बार बार ये महसूस कराया जाना कि शुक्र मनाओ कि तुम कम से कम गरीब तो नहीं हो, ये असल में कोई ग्रेटिट्यूड नहीं है। ये लोगों को कंट्रोल करने का एक बहुत ही चालाक हथियार है। ये बस ये पक्का करता है कि लोग कभी भी अपने लिए बेहतर स्थितियों की मांग न करें और जो मिल रहा है उसी में चुपचाप गुजारा करते रहें। भाग 4, जीवन रक्षा ही विद्रोह है। तो फिर इस सब के बीच एक आम इंसान करे भी तो क्या? हमारा ये अंतिम भाग इसी विचार को एक नया रूप देता है। रोजमर्रा की वो बिना ग्लैमर वाली आम सी सर्वाइवल की जद्दोजहद दरअसल एक बहुत ही बड़ा और शक्तिशाली विद्रोह है। रात 3 बजे का सन्नाटा, इस शब्द पर जरा गौर कीजिए। वो गहरी, बिल्कुल अलग थलग कर देने वाली शांति जब कोई सिर्फ अपने गिरते हुए फाइनेंसेस के बारे में सोच रहा होता है। ये दर्द, ये एंग्जाइटी बहुत ही असली है, और इसे महसूस करना किसी भी एंगल से कमजोरी की निशानी नहीं है। ये सिर्फ इस बात का पक्का सबूत है कि इंसान एक असंभव सी स्थिति में फंसा हुआ है। आपकी ईएमआई प्राप्त हो गई है, धन्यवाद। एक तस्वीर की कल्पना कीजिए। एक पिता अपने फोन पर एक बहुत ही साधारण सा मैसेज पढ़ते हैं, आपकी ईएमआई प्राप्त हो गई है। वो 5 सेकंड के लिए रुकते हैं, उस तनाव को एक कड़वे घूंट की तरह निगलते हैं और फिर वापस अपने काम में लग जाते हैं। कोई ड्रामा नहीं, किसी से कोई शिकायत नहीं, बस एक चुपचाप सह लिया जाने वाला तनाव। कल का क्या प्लान है? और उस ईएमआई वाले मैसेज के ठीक बाद अपनी चाय का कप खत्म करते हुए बहुत ही कैजुअली ये सवाल पूछना, कल का क्या प्लान है? ये एक जबरदस्त लचीलापन है, एक बहुत बड़ी रेजिलियंस है। बिना किसी मेंटल ब्रेकडाउन के इस भारी तनाव के बाद भी बस ये पूछना कि आगे क्या करना है। सच कहूं तो यही वो चीज है जो मिडिल क्लास को टूटने से बचाए रखती है। बिना सुरक्षा जाल के हर सुबह जागना सिर्फ जीवन रक्षा नहीं है, ये एक विद्रोह है। क्योंकि जब पूरा का पूरा सिस्टम ही आपके खिलाफ काम कर रहा हो, जब गिरने पर बचाने के लिए कोई सेफ्टी नेट मौजूद ना हो, और फिर भी अगर कोई हर सुबह उठ के नए प्लान बनाता है, काम पर जाता है और आगे बढ़ता है, तो ये मिडिल क्लास की सबसे बड़ी सुपर पावर है। ये सिर्फ सर्वाइवल नहीं है, ये उस पक्षपाती सिस्टम के खिलाफ एक खुला विद्रोह है। आज रात अगर 3 बजे नींद ना आए तो इस चिंता को स्वीकार करें, कहें ये मेरी विफलता नहीं है, ये एक टूटे हुए सिस्टम में मेरी कड़ी मेहनत की कीमत है, और फिर सो जाएं। कल के लिए ऊर्जा चाहिए। आज के इस एक्सप्लेनर को हम इसी विचार के साथ खत्म करते हैं। अगर आज रात वो फिनांस वाली चिंता सोने न दे तो उससे लड़ना नहीं है, उसे एक्सेप्ट करना है। खुद से कहना है कि ये कोई पर्सनल फेलियर नहीं है, ये सिर्फ एक टूटे हुए सिस्टम में सर्वाइव करने की कीमत है। उस सेल्फ ब्लेम के बोझ को हमेशा के लिए उतार दीजिए और फिर शांति से सो जाइए, क्योंकि कल फिर से उठना है, कल के लिए ऊर्जा चाहिए। इस सच्चाई को हमेशा याद रखिएगा ताकि आप इस सिस्टम के गेम को बेहतर ढंग से समझ सकें। क्या आप भी इस ट्रैप को तोड़ने के लिए तैयार हैं?
सोचने वाली बात है। आज हम एक ऐसी खामोश चिंता, एक ऐसी फाइनेंशियल एंजाइटी के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर घर की सच्चाई है, पर जिसके बारे में खुलकर कभी बात नहीं होती। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस दर्द और उस रियलिटी के अंदर चलेंगे जो हमने अपने आसपास या शायद खुद के अंदर कभी ना कभी जरूर महसूस की होगी। इस फीलिंग को समझने के लिए एक ऐसी छवि अपने दिमाग में लाइए जो शायद बहुत फेमिलियर लगेगी। सोचिए, एक पिताजी ऑफिस की एक बड़ी थका देने वाली मीटिंग के बाद घर आते हैं। चेहरे पर थकान है लेकिन एक अजीब सी खुशी भी है। शायद काम बहुत अच्छा हुआ या आने वाला दिन आराम भरा होगा। वो आराम से बैठते हैं, चाय का कप उठाते ही हैं कि तभी उनके पुराने फोन पर एक छोटी सी बीप होती है। स्क्रीन पर एक नोटिफिकेशन फ्लैश होता है और अगले ही सेकंड वो सारी खुशी, वो आराम अचानक एक सन्नाटे में बदल जाता है। मैसेज में सिर्फ एक नंबर लिखा था, 14,500, एक EMI का रिमाइंडर। उस एक सेकंड में उनके चेहरे पर जो भाव था वो दुख नहीं था और खुशी तो बिल्कुल नहीं थी। वो बस एक प्योर कैलकुलेशन का भारी एक्सप्रेशन था। दिमाग में जैसे तेजी से हिसाब चलने लगा, कितना है, कितना चाहिए, कितना बचेगा और फिर कितना नहीं बचेगा। सिर्फ 5 सेकंड के अंदर वो सारी सक्सेस, वो आराम वाली चाय, सब बैकग्राउंड में फेड हो गया। दिमाग पर सिर्फ एक चीज हावी थी, आने वाले महीने की प्लानिंग। आज का ये पूरा विश्लेषण उन सभी के लिए है जिन्होंने इस शांत भारी एक्सप्रेशन को अपने दोस्तों, परिवार या शायद आईने में खुद देखा है। तो चलिए, सेक्शन 1, अर्जुन स्टोरी, द अरिथमेटिक ऑफ सर्वाइवल। पुणे के रहने वाले 27 साल के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर अर्जुन की कहानी के जरिए इस रियलिटी को समझते हैं। अर्जुन हर महीने लगभग 55,000 रुपए कमाता है। अब सुनने में तो ये काफी आरामदायक और कंफर्टेबल सैलरी लगती है ना? पर चलिए रियलिटी चेक करते हैं। रेंट गया 12,000, खाने पीने में 6,000, घर वालों को सपोर्ट करने के लिए 10,000 भेज दिए, फिर ट्रैवल के 3,000, लैपटॉप की 2,500 की EMI, बिजली पानी के बिल्स 2,000 और चलो डर के मारे 1,200 का इंश्योरेंस भी ले लिया। देखिए, एक अच्छी खासी दिखने वाली सैलरी किस तरह सिर्फ बेसिक सर्वाइवल की इस रेस में हर महीने तुरंत हवा हो जाती है। तो एंड में बचा क्या? खर्चा हो गया लगभग 36,700 और टोटल सेविंग्स बची सिर्फ 18,300। ये बची हुई अमाउंट कितनी छोटी और कितनी फ्रेजाइल है, इसका अंदाजा लगाइए। जिंदगी में अगर सिर्फ एक अचानक आई मेडिकल इमरजेंसी आ जाए या गलती से जॉब चली जाए या यहां तक कि फोन भी टूट जाए ना, तो ये थोड़ी सी सेविंग्स भी सीधा एब्सोल्यूट जीरो पर आ गिरेगी। यही वो सच्चाई है जो एक बहुत ही गहरा और अकेला कर देने वाला दर्द पैदा करती है। हम एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं जहां हम गरीब नहीं हैं कि कोई मदद मांग सकें और इतने अमीर भी नहीं हैं कि ट्रूली आजाद हो सकें। नॉट पुअर इनफ फॉर हेल्प, नॉट रिच इनफ टू बी फ्री। सोचिए, रात को सोशल मीडिया स्क्रॉल कर रहे हैं, बाकी दोस्तों की वेकेशंस, उनके नए स्टार्टअप्स, उनकी चमकती जिंदगी देख रहे हैं। दुनिया के सामने सब ठीक, सब सक्सेसफुल दिखाना पड़ता है, लेकिन अंदर ही अंदर किसी भी पल सब कुछ बिखर जाने का एक भयानक ठंडा डर सता रहा होता है। और इस थका देने वाली भावना के बीच एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या सब कुछ खो देने का ये लगातार डर, ये आधी रात की बेचैनी, क्या ये एक पर्सनल फेलियर है या फिर ये किसी बहुत बड़े सिस्टेमिक फेलियर का नतीजा है? क्या हम खुद गलत हैं या सिस्टम ही ऐसा बना है? इस सवाल का जवाब स्केर्सिटी माइंडसेट और बैंडविड्थ टैक्स के कॉन्सेप्ट में मिलता है। हार्वर्ड और प्रिंसटन के रिसर्चर्स ने 2013 में अपनी एक बहुत ही ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में इसे समझाया था। उन्होंने इसे नाम दिया बैंडविड्थ टैक्स। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब हमारा दिमाग लगातार सिर्फ कल के खर्चों, EMIs और बेसिक सर्वाइवल के कैलकुलेशन में ही फंसा रहेगा, तो उसके पास किसी लॉन्ग टर्म प्लान या बड़े सपने देखने की कॉग्निटिव कैपेसिटी बचेगी ही नहीं। यहां तक कि अपने इमोशंस को रेगुलेट करने के लिए भी एनर्जी नहीं बचती। ये एक लगातार चलने वाला क्रॉनिक स्ट्रेस है जो हमारे मेंटल बैंडविड्थ को पूरी तरह खा जाता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि चिड़चिड़ापन क्यों हो रहा है या डिसीजन टाल देने की आदत क्यों पड़ रही है और इसे कैरेक्टर फ्लॉ मान लेते हैं, पर एक्चुअली ये कैरेक्टर फ्लॉ नहीं है, ये बस दिमाग की एक्सट्रीम थकान है। और सच बताऊं तो ये कोई फिलॉसफी या हवा में बनाई गई बात नहीं है, साइंस ने इसे फिजिकली मेजर किया है। स्टडी के हिसाब से इस लगातार कमी या स्कैर्सिटी की स्थिति में जीने से एक इंसान का IQ इफेक्टिवली और तुरंत 13 से 14 पॉइंट्स तक गिर जाता है। लिटरल 13 से 14 पॉइंट्स का ड्रॉप। ये वो रियल हैवी कॉस्ट है जो हर मिडिल क्लास दिमाग चुपचाप चुका रहा है।
अब हम पर यह टैक्स और भी ज्यादा भारी क्यों पड़ता है? इसे ऐसे देखिए, अमेरिका जैसे देशों में अगर अचानक जॉब चली जाए तो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स हैं, फूड स्टैम्प्स हैं, एक हेल्थ केयर सेफ्टी नेट है जो आपको बचा लेगा। पर इंडिया की मिडिल क्लास रियलिटी क्या है? जीरो गवर्नमेंट कुशन। हम इस रेस में बिल्कुल अकेले हैं। हमारी इकलौती लाइन ऑफ डिफेंस सिर्फ और सिर्फ वो छोटी सी सेविंग्स है जिसका हमने अभी हिसाब लगाया। पूरी तरह से सिर्फ अपने आप पर निर्भर होने का ये बोझ सच में क्रश कर देने वाला होता है। इसलिए सेक्शन 3 स्टक इन बिटवीन द त्रिशंकु मिरर, यह मुद्दा सिर्फ बैंक अकाउंट का नहीं रह जाता। हम बीच में फंस गए हैं और ये आइडेंटिटी का एक बहुत ही अनकहा और गहरा संकट दिखाता है। पुराने काल के राजा त्रिशंकु की कहानी तो हम सब ने सुनी ही होगी। ये आज के हालात का एक परफेक्ट मेटाफर है। त्रिशंकु अपनी मॉर्टल बॉडी के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे। देवताओं ने उन्हें स्वर्ग में आने से रोक दिया और वो वापस जमीन की तरफ गिरने लगे। पर तभी ऋषि विश्वामित्र ने अपने तपोबल से उन्हें गिरने से बीच में ही रोक लिया। नतीजा, त्रिशंकु हमेशा हमेशा के लिए मिड एयर में, हवा में लटक गए। ना जमीन के रहे ना स्वर्ग के। सच कहूं तो हमारी जिंदगी भी ठीक ऐसी ही विडंबना में फंसी है। हम गरीबी की खाई से तो बाहर आ गए हैं, लेकिन सच्ची फाइनेंशियल फ्रीडम का वो स्वर्ग हमारे लिए आज भी पूरी तरह ब्लॉक है। सोसाइटी के दोनों एक्सट्रीम्स को देखिए। गरीबी का अनुभव अपने आप में बहुत हार्श है, पर वहां सर्वाइवल की एक एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है कि आज की रोटी का इंतजाम करना है। वहीं दूसरी तरफ अमीरी का अनुभव देखिए। वहां लाइफ की चॉइसेस और ऑप्शंस की एब्सोल्यूट क्लैरिटी होती है, पर इन दोनों के ठीक बीच में लटके होने की सबसे बड़ी ट्रेजेडी यही है कि यहां किसी भी दिशा में कोई क्लैरिटी नहीं है। ये कॉन्स्टेंट अनसर्टनिटी, ये धुंधलापन दिमाग को बिल्कुल निचोड़ देता है। और इस इन बिटवीन एग्जिस्टेंस का असली साइकोलॉजिकल बोझ क्या है? हम लाउडली कंप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि लगता है पास में काफी कुछ तो है। हम बड़े सपने भी नहीं देख सकते क्योंकि पता है कि उनका खर्चा उठाना औकात से बाहर है। हम अपनी आधी जिंदगी गरीबों को अपना स्टेटस जस्टिफाई करने में निकाल देते हैं और बाकी आधी जिंदगी अमीरों के सामने झूठी सक्सेस प्रोजेक्ट करने में निकाल देते हैं। ये लगातार चलने वाली एक्टिंग पूरी तरह से एग्जॉस्टिंग है। तो इस चर्चा को खत्म करते हुए सब कुछ बस इस एक आखिरी सवाल पर आकर रुक जाता है। एक ऐसी आवाज जो शोर में दबा दी जाती है पर अकेले में बार बार गूंजती है, ये कब खत्म होगा? ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि उस पूरे आइडेंटिटी क्राइसिस की चुभन है। शायद इसका कोई आसान जवाब नहीं है, पर इस बेचैनी को पहचानना और इस अनकहे डर की रियलिटी को कबूल करना ही इसको समझने का पहला कदम है।